हेलो एवरीवन, आप सबका इस चैनल पे फिर से स्वागत है। देखिए, हमने जो यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज शुरू की थी, आज ये उसका टेस्ट संख्या 14 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आपके सामने दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। हमारा पहला ऑप्शन है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक की श्रेणी में आते हैं। तो ये दोस्तों एकदम सही है, सब धन विधेयक जो है वित्त विधेयक ही होते हैं। यदि कोई विधेयक लोकसभा विघटित होने के कारण छूट जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। दोस्तों, ये कथन एकदम गलत है। तो इस कारण हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है जो गलत है, तो इसका आंसर बी होगा। दोस्तों, जो संयुक्त बैठक है वो संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दी गई है और सभी धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। यानी कि ये बोल सकते हैं ये हमारे हैं धन विधेयक और इसके ऊपर हमारे आ जाते हैं वित्त विधेयक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। आपके सामने दिए गए हैं 3 ऑप्शन, बताइए कौन सा सही इसका जवाब होगा। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा सही जवाब होगा इसका। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि 101वां संविधान संशोधन वो किससे संबंधित है? वस्तु और सेवा कर से। ये एकदम सही है। 103वां संविधान संशोधन जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित है। ये भी सही है दोस्तों। और 99वां संविधान संशोधन जो है वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। दोस्तों, ये भी एकदम सही है। जो हमारा संविधान संशोधन की जो हमारी प्रक्रिया दी गई है वो संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 के अंतर्गत दी गई है। इनकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है ये जो भाग 20 है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए संबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों में उनके गठन के कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब कौन सा होगा। आपको बताइए कौन सी समिति कब गठित की गई थी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा तो आपको सही जवाब का लग जाएगा। दोस्तों, जो हमारी अशोक मेहता समिति थी वो हमारी स्टैब्लिश हुई थी 1977 में। अशोक मेहता समिति जो गठित हुई थी 1977 में। बलवंत राय मेहता समिति जो हुई थी वो 1956 में गठित हुई थी दोस्तों। और जो हमारी सिंघवी समिति थी दोस्तों वो 1986 में हुई थी, 1986 में। वही GV राव समिति जो थी वो हमारी 1985 में गठित हुई थी। वो कब गठित हुई थी दोस्तों? हमारी 1985 में। तो इस कारण इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों एकदम सही जवाब बनता है। पहले हमारी बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद हमारी GV राव समिति, उसके बाद हमारी अशोक मेहता समिति, उसके बाद हमारी GV राव समिति और सबसे लास्ट में हमारी सिंघवी समिति जो 1986 में गठित हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त क्षमादान की शक्ति है। एक, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो एक न्यायिक शक्ति है। और जो संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है जो एक न्यायिक शक्ति है। कौन सी है? वो एक न्यायिक शक्ति है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वर्णित संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है। बताइए कौन सा इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत है और कौन सा नहीं है। दोस्तों बताइए, पहला दिया है हमें समान नागरिक संहिता। तो क्या ये है? हाँ दोस्तों, ये एक नीति निर्देशक तत्व है। छोटे परिवारों का मापदंड, ये नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी है। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, दोस्तों ये नहीं है। तो इस कारण ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। दोस्तों, जो संविधान के भाग 4 में हमारे नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उसमें आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। हमें कथन और कारण दिए गए हैं, तो आपको बताना है इसका कौन सा जवाब दोस्तों सही होगा। दोस्तों हमारा पहला कथन है, प्रधानमंत्री के परामर्श अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। हमारा दूसरा कारण दिया है कथन का, उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। पहले आप कथन पढ़िए, प्रधानमंत्री के परामर्श अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। अब लगाइए क्योंकि उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व का जो निर्धारण है वो प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है। दोस्तों जो कथन है वो सही उसका कारण नहीं है, तो इस कारण इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। लेकिन हमारे दोनों के दोनों ऑप्शन एकदम सही हैं। संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों। ये समय समय पर राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक पद है और इसके कारण हमारे कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसका कथन जो है, कारण जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्त विधेयक के संबंध में सत्य है। आपके सामने दिए गए हैं 3 ऑप्शन और आपको देखकर बताना है इसका सही जवाब कौन सा होगा। पहला दिया है हमारा, यह सिर्फ लोकसभा में परामर्श किया जाता है। क्या ये सत्य है दोस्तों? ये एकदम सत्य है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश होता है। दोस्तों ये भी एकदम सत्य है। राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर सकती है। ये भी एकदम सत्य है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, वित्त विधेयक को राज्यसभा अस्वीकृत कर सकती है, लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा जो है अस्वीकृत नहीं कर सकती है। वित्त विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया दी गई है दोस्तों वो आर्टिकल 117 के अंतर्गत दी गई है। वित्त विधेयक धन विधेयक पर व्यापक होता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है और वित्त विधेयक को राष्ट्रपति जो पुनर्निर्वाचन के लिए भी लौटा सकता है। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है धन विधेयक और वित्त विधेयक के अंदर, तो आपको मैंने ये चीजें क्लियर करा दी हैं, तो एक बार आप पॉज करके इसको अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। हमारे सामने 2 संविधान संशोधन दिए गए, इसमें से कौन सा जवाब हमारा सही होगा आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 7वां जो और 31वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों वो हमारा जो है लोकसभा में वृद्धि से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन जो हमारा हुआ था वो 1975 में हुआ था। इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो वो 520 निश्चित की गई थी। वहीं 31वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों वो 1973 में हुआ था। इसमें लोकसभा की संख्या जो है 545 निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा इसका सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन क्या दिए गए हैं हमें। ऑप्शन दिए गए हैं हमें राज्य विधान परिषद। क्या ये सही है? तो दोस्तों ये एकदम सही है। मैंने पहले विधान परिषद, राज्य विधानसभा ये सही है, और राज्य विधान परिषद दोस्तों ये इसके अंदर नहीं है। लोकसभा के सदस्य, दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान रखना, इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य आएंगे और राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य आएंगे। वो छूट गया है यहाँ पर, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। और नेक्स्ट ये है हमारा राज्यसभा के सदस्य, यानी कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, तो इस कारण इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाता है। जो राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है वो आर्टिकल 54 के अंतर्गत दी गई है। वहीं 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। कौन सा आर्टिकल दोस्तों संविधान संशोधन दोस्तों? 70वां। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है। बताइए कब से राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है? चुनाव के दिन से, शपथ ग्रहण करने के दिन से, नामांकन के दिन से, या पूर्व राष्ट्रपति के अवकाश के दिन से। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा
ऑप्शन नंबर बी। शपथ जिस दिन राष्ट्रपति ग्रहण करेगा उसी दिन से उनका कार्यकाल जो है वो प्रारंभ माना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 56 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक की अवधि तक अपने पद पर रहेगा। अर्थात इस प्रकार राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो प्रारंभ है वो शपथ ग्रहण करने के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें कथन और कारण दिए गए हैं, तो बताइए क्या कथन का कारण एकदम सही है। दोस्तों पढ़िए, सभी संसद को संघ में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। क्या ये सही है? क्योंकि इसके लिए संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए इसका कारण जो है गलत है और इसका कथन सही है, तो इस कारण इसका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। अब मैं बताती हूँ आपको क्यों। जो संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। इसके लिए संबंधित विधेयक का राष्ट्रपति की पूर्व आवश्यकता होती है, इसलिए कथन सही है और कारण हमारा गलत है। संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हमारा सत्य है। हमारे सामने 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन हमारा सत्य है। तो दोस्तों देखिए, बताइए कौन सा इसका सही होगा। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के वास्तव में घटित होने के पूर्व भी की जा सकती है। तो दोस्तों एकदम सही है। राष्ट्रपति को आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना प्राप्त करना अनिवार्य है। दोस्तों ये भी एकदम सही है। तो इस कारण ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही जवाब है। जो राष्ट्रीय आपात है वो संविधान के अनुच्छेद कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है दोस्तों? वो दिया गया है हमारा 352 के अंतर्गत। आपात की उद्घोषणा का 1 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। आपको दोस्तों याद रखना 1 माह के भीतर, ये बहुत पूछा जाता है। अनुमोदन के पश्चात आप 6 माह तक लागू रहेगा ये, ठीक है। और 6 माह के बाद भी लागू रखने के लिए इसे पुनः अनुमोदित करने की आवश्यकता पड़ती है। अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है 1962 में, 1971 में, वही 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट या अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व सरकार का गठन किया गया था। बताइए कौन सा जवाब इसका सही होगा। देखकर बताइए आपको कौन सा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारतीय शासन अधिनियम 1999 द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना की गई। इसमें कुछ शक्तियां निर्वाचित सरकार को और कुछ गवर्नर को सौंपी गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित वादों में से किस एक में यह कहा गया है कि पंथ निरपेक्षतावाद एवं संघवाद भारतीय संविधान के मूल लक्षण हैं। बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। केशवानंद भारतीवाद में ये कहा गया है कि पंथ निरपेक्षता संघवाद भारतीय संविधान का एक मूल लक्षण है। दोस्तों जो केशवानंद भारतीवाद हुआ था ना, वो हुआ था 1976 में। आपको इसका सन याद रखना है। इसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे की व्याख्या की गई। इस वाद में पंथ निरपेक्षतावाद संघवाद को भारतीय संविधान की मूलभूत लक्ष्य माना गया है। अब ये बताइए, एक पंथ निरपेक्ष जो हमारी उद्देश्य प्रस्ताव में दिया गया है, यानी कि प्रस्तावना में दिया गया है, वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और मैंने पीछे भी बताया है कि ये कौन सा SPA 3 शब्द जोड़े गए थे। S फॉर समाजवाद, P फॉर पंथ निरपेक्षता और A फॉर अखंडता, यानी कि SPA 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देश्य में मतलब उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तावना है हमारी उसके अंदर जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। आपको मिलान करके बताना है कौन सा जवाब इसका सही होगा। देखकर बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा, देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये कौन से आर्टिकल के अंदर, कौन से किस समिति के द्वारा कहा गया था दोस्तों? ये कहा गया था BR मेहता समिति के द्वारा,
ठीक है। नगर पंचायत कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है दोस्तों? ये 74वें आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। वही पंचायती राज निर्वाचन समिति, ये किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया हमारा 73वां संविधान संशोधन। वही द्विस्तरीय प्रणाली समिति किस में दी गई है पंचायतों की? अशोक मेहता समिति ने ये कहा था कि हमारे जो पंचायती का स्तर होना चाहिए वो द्विस्तरीय होना चाहिए। वही बलवंत राय मेहता समिति ने उसको त्रिस्तरीय बताया था। तो इस कारण इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा दोस्तों नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संघीय शब्द प्रयुक्त हुआ है। बताइए कहाँ पर हमें संघीय शब्द दिया गया है दोस्तों? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा हमारा, ये क्या उद्देशिका में दिया गया है? नहीं। आर्टिकल 368 में दिया गया है? नहीं। संविधान के भाग 4 में दिया गया है दोस्तों? नहीं, ये संविधान में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 के खंड 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, इसी शब्द का बस प्रयोग किया गया है। संघीय शब्द पूरे संविधान में कहीं भी उल्लेख। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इसमें से आपको बताना है कि इन संयुक्त बैठक जो है मतलब कौन, इसमें किसके अंतर्गत संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। तो दोस्तों बताइए कौन सा इसका सही होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होती है, वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक हो सकती है दोस्तों, और संविधान संशोधन विधेयक में भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, और साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक होती है। दोस्तों जो संयुक्त बैठक हमें दी गई है वो आर्टिकल 108 के अंतर्गत दी गई है। संयुक्त बैठक साधारण विधेयक, वित्त विधेयक के मामलों में भी आयोजित की जा सकती है। धन विधेयक तथा संविधान संशोधन के विधेयक के बारे में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसे समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्यवाही की जानी आवश्यक है। बताइए कब? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा, जब कोई भी सदन सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो जाता है कि अब हमें मतलब विधि बनाने की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति हमारा आर्टिकल 1, 2, 3 के अंतर्गत एक अध्यादेश निकाल के उस विधि को कुछ समय के लिए पारित कर देता है। दोस्तों राष्ट्रपति की अध्यादेश तब जारी करता है जब संसद के दोनों सत्र में ना हो, राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि अविलंब कार्यवाही आवश्यक है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय वित्तीय आपात की घोषणा करता है। बताइए कब? बताइए इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जब राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि देश में वित्तीय स्थायित्व का खतरा है, तब हमारा राष्ट्रीय वित्तीय आपात का लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आर्टिकल 360 के अंतर्गत दोस्तों हमें ये वित्तीय आपात दिया गया, और आपको ये जान के मतलब अच्छा लगेगा कि आज तक हमारे देश में वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है, जो आर्टिकल 360 के अंतर्गत दिया गया है। दोस्तों ये जो हमारा वित्तीय आपात है ना, चले पढ़ लेते हैं इसका वो क्या दी गई है एक्सप्लेनेशन। संविधान का अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है जब उसे प्रतीत होता है कि देश में वित्तीय स्थायित्व को खतरा है। आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा है। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संघात्मक व्यवस्था के एकात्मक चरित्र को प्रकट करते हैं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर, पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए संविधान की लोचशीलता ये बताती है संघात्मक को, ये संघात्मक व्यवस्था के एकात्मक चरित्र को बताता है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये नहीं बताता है दोस्तों। आपात उपबंध ये बताता है, और एकल नागरिकता ये भी बताता है। दोस्तों जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो हमारी संघात्मक विशेषता को बताती है। संविधान के अनुच्छेद 1 to 4 के अंतर्गत हमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना की और गठन की व्यवस्था दी गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो प्लीज के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।